हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आपके लिए एक बहुत बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सिंगल प्लेट। ध्यान से देखें, इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करता, ऑलमोस्ट ज्यादातर कोई डिस्कस नहीं करता, ना कोई पढ़ाएगा इसे आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुने और जरूरी टॉपिक है कंडेंसर के लिए, ठीक है ना। सुना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सिंगल प्लेट, इस टॉपिक को कोई पढ़ाता नहीं है, आप पढ़ लें, काम की चीज है। और कंडेंसर का सेंस आपको समझ आ जाएगा अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझ आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सिंगल प्लेट, ये कोई मेटलिक प्लेट है जिसको हमने चार्ज Q दिया हुआ है और इस प्लेट के बोथ साइड, इस साइड का एरिया A और इधर का एरिया A, एरिया ऑफ ईच साइड ऑफ प्लेट। ये प्लेट है कोई, इस प्लेट के इधर भी एरिया A और सेम एरिया इक्वल है Q। चार्ज गिवन टू द प्लेट, इस प्लेट को हमने चार्ज Q दिया है और ये चार्ज इस प्लेट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। लेट दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज Q एंड Q minus Q on the two sides of plate as shown in figure। हमने ये मान लिया है कि इसको जो चार्ज Q दिया हुआ है, इस चार्ज में से स्मॉल q चार्ज को इधर आ गया, मान जाओ, तो अब कितना बचा, इस Q में से, इस वाले चार्ज में से स्मॉल q तो इधर गया, तो इधर कितना बचेगा Q माइनस Q, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये प्लेट मेटल की है, प्लेट मेटल की है और इस चार्ज में से मान लो स्मॉल q इधर चला गया, इधर कितना बचा Q माइनस Q। इनसाइड द मेटलिक प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस बात को हमने यहां लिखा है। नाउ वी कंसीडर ए पॉइंट P, हमने एक पॉइंट मान लिया P इस प्लेट के अंदर। नाउ वी कंसीडर ए पॉइंट P इनसाइड द प्लेट, नोट करते जाइएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, क्योंकि ये प्लेट मेटल की है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अंदर हमने कोई पॉइंट P मान लिया है, किसी भी पॉइंट पर कहीं भी इस प्लेट के अंदर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, क्योंकि मेटल प्लेट के अंदर, मेटलिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होता है। होल ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, मेटलिक प्लेट है, चार्ज जो दिया हुआ है तो इसके आउटर सरफेस पर रहेगा, इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, इसीलिए इस प्लेट के अंदर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। नाउ वी कंसीडर ए पॉइंट इनसाइड द प्लेट P where intensity of electric field must be 0, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए 0। इस सरफेस को मैंने नंबर डाल दिया बच्चों 1 और इस सरफेस को डाल दिया 2। तो देखो इस पॉइंट पर, इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस वाले चार्ज के कारण मैंने मान लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। फर्स्ट सरफेस पर चार्ज कितना है Q माइनस Q, सेकंड सरफेस पर चार्ज कितना है Q। इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इट मींस E1 इज इक्वल टू E2। मैंने लिख दिया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू सरफेस 1, इस सरफेस के कारण इज E1, इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, E1 इधर है। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ चार्ज होती है, तो ये चार्ज Q माइनस Q है, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब क्योंकि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए 0, और ऐसा तभी पॉसिबल है कब, जब इस पॉइंट P पर E1 और E2 अपोजिट तो है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो, तो नेट फील्ड यहां पर क्या हो जाएगा 0। तो आप नोट कर दीजिएगा इस बात को, लेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P
पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 1 इज E1, पहले सरफेस के कारण E1 इधर होगी, एंड ड्यू टू सरफेस 2 इज E2, और इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। क्लियर है? एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज 0, सो E1 बराबर E2। E1 इस वाले सरफेस के कारण, फर्स्ट सरफेस के कारण E1 और सेकंड सरफेस के कारण E2, E1 बराबर क्या होगा? E1 बराबर E1 कौन से चार्ज के कारण है? इस वाले चार्ज के कारण। और E2 किस चार्ज के कारण है? इस चार्ज के कारण। देख लो ध्यान से, E1 की जगह पर लिखूंगा मैं क्या? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। फर्स्ट सरफेस के कारण है तो इस पर चार्ज सरफेस डेंसिटी, इस चार्ज के कारण मैंने इधर सिग्मा 1 मान लिया। इस चार्ज की वजह से इधर चार्ज सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 और इधर चार्ज सरफेस डेंसिटी सिग्मा 2। ठीक है? चार्ज सरफेस डेंसिटी का बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया इक्वल टू E2 की जगह पर क्या लिखूंगा? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन, और चार्ज सरफेस डेंसिटी का फार्मूला होता है बच्चों चार्ज अपॉन एरिया। अब ये सिग्मा 1 किसके कारण है? ये सिग्मा 1 किसके कारण है? इस वाले चार्ज के कारण। तो इस सिग्मा 1 की जगह पर फार्मूला लगाऊंगा चार्ज अपॉन एरिया। तो इस चार्ज की जगह पर क्या लिखेंगे हम? Q माइनस Q अपॉन एरिया। इस वाली साइड का एरिया तो A है बोथ साइड, तो सिग्मा 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? Q माइनस Q अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है ना? ये सिग्मा 1 की जगह पर Q माइनस Q अपॉन A, और सिग्मा 2 की जगह पर क्या लिखे हम? इस सिग्मा 2 की जगह पर ये वाले चार्ज के कारण है तो सिग्मा अपॉन, क्योंकि चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा 2 की जगह पर लिखूंगा मैं चार्ज को लिखेंगे हम ये, और अपॉन एरिया लिखेंगे इस वाली साइड का मींस ये वाला। सिग्मा 2 की जगह पर Q अपॉन ये 2 एप्सिलॉन नॉट है और A Q अपॉन A। सिग्मा 2 की जगह पर तो Q अपॉन A, सिग्मा 1 की जगह पर Q माइनस Q अपॉन A। देखो 2 एप्सिलॉन नॉट A से 2 एप्सिलॉन नॉट A कट गया, क्या बचा? Q माइनस Q इक्वल टू Q। क्लियर है ये बात? सो Q इक्वल टू, इस Q को इधर ले लो, 2Q इक्वल टू Q, so Q इक्वल टू Q बाई 2। इसका मतलब इस Q की जगह पर Q बाई 2 लिखो, ये Q बाई 2 यहाँ लिख दो, और यहाँ पर Q माइनस Q, Q माइनस Q बाई 2। इधर भी कितना बचेगा? Q बाई 2, और इधर भी बचेगा कितना? Q बाई 2। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 लिखा है मैंने, तो सिग्मा 1 की जगह पर क्या लिख दिया? Q माइनस Q अपॉन A, सिग्मा 2 की जगह पर Q अपॉन A, सिग्मा 1 की जगह पर Q माइनस Q अपॉन A क्यों लिखा? क्योंकि सिग्मा 1 इस वाले सरफेस में चार्ज के कारण है, तो ये वाला चार्ज कितना है? Q माइनस Q अपॉन एरिया इस सरफेस का, तो सिग्मा 1 की जगह पर Q माइनस Q अपॉन एरिया, और सिग्मा 2 इस वाले चार्ज के कारण है, इस सरफेस के कारण Q अपॉन इस वाले सरफेस का एरिया, सिग्मा 2 की जगह पर Q अपॉन एरिया। 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है। क्लियर है? 2 एप्सिलॉन नॉट से 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q माइनस Q बराबर Q, इट मींस स्मॉल q इक्वल टू q by 2। तो यहाँ पर स्मॉल q की जगह पर q by 2 लिखो, यहाँ पर q by 2 लिखोगे, q माइनस q by 2, इधर भी क्या बचेगा? q by 2, और इधर भी क्या बचेगा? q by 2, q by 2। So charge is equally distributed on its two sides as shown in figure। क्योंकि आपने जो सिंगल प्लेट जो थी, देखो ये वाली प्लेट, इसको चार्ज आपने क्या दिया था? Q। इधर का एरिया A, इधर का एरिया A। हमने ये माना था कि ये चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस प्लेट के एक साइड पे चार्ज आ गया Q, इधर कितना बचेगा? इसमें से Q तो इधर गया, तो इसमें से कितना बचाएगा? Q माइनस Q। क्लियर है? क्लियर है? आफ्टर दैट स्मॉल q किसके बराबर निकला है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद q by 2,
इसकी जगह पर q/2 लिखोगे तो यहां पर कितना चार्ज आएगा q/2, इसमें q माइनस q/2 तो इधर भी कितना बचेगा q/2, ठीक है ना, इधर भी और इधर, क्योंकि ये चार्ज हमने प्लस दिया है। क्लियर है ये बात? तो आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लेट को जो चार्ज दिया था आपने q वो इक्वली शेयर होगा बोथ साइड, इस तरह से जैसा कि हमने यहां पर फिगर में दिखाया है। क्लियर है? देखिए जरा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन टू सिमिलर साइज प्लेट, ऑन टू सिमिलर साइज प्लेट, दो प्लेटें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन टू सिमिलर साइज प्लेट। ध्यान दो मेरी बात पर, जैसे एक प्लेट ये रही, इस प्लेट को हमने चार्ज दिया है Q, प्लेट A जिसको हमने चार्ज दिया हुआ है Q, केवल एक प्लेट को चार्ज दिया है, तो इस चार्ज जो एक प्लेट को दिया हुआ है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस प्लेट पर। मान लो इस चार्ज में से स्मॉल q इधर गया, इधर क्या आया q माइनस q, जो मैंने पहले बता चुका हूं। एरिया ऑफ इस साइड, इस वाली प्लेट के हर एक साइड का एरिया ये है और इस प्लेट को दिया गया चार्ज कितना है q चार्ज गिवन टू प्लेट A। Let this charge is distributed as q and q minus q on two sides of plate A, जैसा कि हमने दिखा दिया है। मान लो ये चार्ज इधर तो चला गया q, तो इधर कितना बचेगा q minus q। कोई डाउट तो नहीं है? अब क्योंकि एक प्लेट को चार्ज दिया हुआ है, इस चार्ज में से कुछ चार्ज तो इधर आ गया q और इस पर आ गया q minus। अब क्या करो, इसके पास एक दूसरी प्लेट रखो, देखो लेट मी टेक एन अनचार्ज प्लेट B, मैं यहां पर प्लेट बनाई दे रहा हूं, ये प्लेट A, इसको चार्ज दिया था, इसका चार्ज Q इधर आ गया और ये कितना बचा Q माइनस Q, ये प्लेट A है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके पास एक अनचार्ज प्लेट B रख दी सेम साइज की, ठीक है ना, एक प्लेट B ले आए हम ये वाली। लेट मी टेक एन अनचार्ज प्लेट B इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए चार्ज प्लेट A, एक प्लेट जो चार्ज थी इसके सामने एक अनचार्ज प्लेट B रख दी, कोई झमेला तो नहीं आता। Then due to induction on induced charge q dash and minus q dash is produced on plate B। भाई इस प्लेट A को चार्ज दिया था Q कैपिटल Q, उसमें से Q तो इधर आ गया मान लिया आपने और Q माइनस Q इधर, और इसके सामने एक अनचार्ज प्लेट रख दी तो इस पर चार्ज आएगा इंडक्शन से, इस पर चार्ज Q है, मान लो इस पर इंडक्शन से आया Q डैश, तो इसका अपोजिट जो अनचार्ज है इधर इंडक्शन से Q डैश आया, क्योंकि ये तो अनचार्ज है तो इधर कैसा आएगा चार्ज माइनस Q डैश, क्योंकि अनचार्ज है तो इसको और इसको ऐड कर दो तो टोटल चार्ज इसका 0। सिंपल सी बात है। तो हमने यही लिखा है यहां पर, लेट मी टेक एन अनचार्ज प्लेट B इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ चार्ज प्लेट A, then due to induction an induced charge q dash and minus q dash is produced on plate B। प्लेट A को हमने चार्ज दिया हुआ था Q, और कैपिटल Q में से इधर मैंने मान लिया स्मॉल q आ गया, इधर Q माइनस Q, और इसके पास सामने एक अनचार्ज प्लेट भी रख दी, तो इंडक्शन से क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज आएगा, क्योंकि इस पर तो चार्ज है नहीं, चार्ज हमने इसको दिया है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब किसी चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी रखते हैं तो क्या होगा इंडक्शन। मान लो इस प्लेट B पर जिस पर कोई चार्ज नहीं है, इंडक्शन से इधर को आ गया Q डैश, और तो इधर कैसा कितना आ जाएगा माइनस Q डैश, क्योंकि इन दोनों का टोटल चार्ज क्या होगा 0, क्योंकि ये अनचार्ज है। यहां तक क्लियर है? नाउ ड्राइंग एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, बच्चों आप ध्यान देना ध्यान से। नाउ ड्राइंग एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस व्हिच इज पासिंग थ्रू वर्टिकल साइड वेयर E इज इक्वल टू 0। हमने कोई इमेजिनरी सरफेस मान लिया, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस
जो कि इन दोनों प्लेटों की वर्टिकल साइड से पास हो रहा है, वर्टिकल साइड ये और वर्टिकल साइड ये, और यहां पर क्योंकि वर्टिकल साइड कहां से पास हो रही है, इन प्लेटों के अंदर से, तो मेटलिक प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड द मेटलिक प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये बात आप पहले बता चुके। इस वाली प्लेट इन वर्टिकल साइड के अंदर फील्ड जीरो है, और जहां पर फील्ड जीरो है वहां पर फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो। जहां फील्ड जीरो है वहां पर फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ये बात क्लियर है कि नहीं है? Now drawing an imaginary Gaussian surface which is passing through vertical side where E equal to 0, so flux phi बराबर, जहां पर E 0 है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi बराबर क्या होता है, E A cos थीटा। cos थीटा, थीटा क्या चीज है, E और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब इन वर्टिकल साइड से ये कोई इमेजिनरी गॉसियन सरफेस माना है हमने, जो कि इन प्लेटों की वर्टिकल साइड से पास हो रहा है। तो वर्टिकल साइड से पास हो रहा है, वर्टिकल साइड कहां से पास हो रही है, प्लेटों के अंदर से, और मेटलिक प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो इन वर्टिकल साइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब इन वर्टिकल साइड के कारण फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ठीक है ना? अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल साइड, ध्यान देना मेरी बात पर, और हॉरिजॉन्टल साइड पर इसका एरिया वेक्टर तो ये होगा, हॉरिजॉन्टल साइड का एरिया वेक्टर ये होगा, एरिया वेक्टर तो यही होगा ना, नॉर्मल टू सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इन प्लेटों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा, E इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर है, तो ये एंगल कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90। तो देखो वर्टिकल साइड मेटलिक प्लेट के अंदर से पास हो रही है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, और हॉरिजॉन्टल साइड का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली है, इसलिए इन हॉरिजॉन्टल साइड के अंदर भी फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए जीरो क्योंकि यहां पर थीटा 90, और वर्टिकल साइड से इसलिए फ्लक्स जीरो क्योंकि ये वर्टिकल साइड मेटलिक प्लेट के अंदर से पास हो रही है, और मेटलिक प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण फ्लक्स जीरो। ये बात हमने यहां लिख दी है, यहां पर लिख दिया है। Now drawing an imaginary Gaussian surface which is passing through vertical side where E is equal to 0, so flux is 0, and flux, भाई ये वर्टिकल साइड मेटल प्लेट के अंदर से पास हो रही है, यहाँ पर फ्लक्स इसलिए जीरो होगा, यहाँ पर फ्लक्स इसलिए जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और हॉरिजॉन्टल साइड से फ्लक्स इसलिए जीरो है क्योंकि यहाँ पर E और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है, इसलिए and the flux passing through horizontal surface will also be zero because angle between E and area vector is 90. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। So total flux passing through this Gaussian surface is zero. Total flux इस Gaussian surface के अंदर कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि वर्टिकल साइड मेटलिक प्लेट के अंदर से पास हो रही है, तो यहाँ पर E जीरो होने के कारण फ्लक्स जीरो, हॉरिजॉन्टल साइड इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, इसलिए यहां पर फ्लक्स जीरो। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना होगा, जीरो। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस स्टेटमेंट क्या कहता है, गॉस स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये गॉसियन सरफेस, इसके अंदर फ्लक्स आपने कहा वर्टिकल साइड से जीरो, इसलिए क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हॉरिजॉन्टल साइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए जीरो क्योंकि यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स, इस गॉसियन सरफेस से होकर के पास होने वाला टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो। और गॉस स्टेटमेंट क्या बोलता है बच्चों, गॉस स्टेटमेंट
इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज और इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, q प्लस q डैश, q प्लस q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वर्टिकल साइड से फ्लक्स इसलिए जीरो है क्योंकि यहाँ पर E जीरो है, हॉरिजॉन्टल साइड से फ्लक्स इसलिए जीरो है क्योंकि E और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 है। तो इसलिए इस गॉसियन सरफेस से होकर पास होने वाला टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और गॉस स्टेटमेंट क्या ये कहता है, गॉस थ्योरम ये है क्या बेटा, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है, q प्लस q डैश, q प्लस q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ q प्लस q डैश इज इक्वल टू 0। हेंस q डैश इज इक्वल टू -2। उस केस में q डैश बराबर क्या होना चाहिए, -2। ये बात क्लियर है बच्चों, ये बात हमने देखो यहां पर शो कर दी है। So total flux passing through Gaussian surface is 0. Then according to Gauss law, total charge enclosed within the Gaussian surface should also be 0, which is possible when q plus q dash is equal to 0. q plus q dash is equal to 0 क्यों कहा आपने q plus q dash is equal to 0? क्योंकि गॉस स्टेटमेंट कहता है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस स्टेटमेंट है। और टोटल चार्ज कितना है मेरे बच्चे, q प्लस q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू क्या होना चाहिए, उस गॉसियन सरफेस से 0। तो इसलिए q प्लस q डैश बराबर 0। इसीलिए शब्द लिख दिया है, ये बात ये लाइन लिख दी है q प्लस q डैश इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0 करोगे तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा 0। ठीक है ना, q प्लस q डैश इक्वल टू 0। सो q डैश इक्वल टू -q। सो अदर साइड चार्ज ऑन प्लेट B इज -q डैश बराबर प्लस। क्यों? ये प्लेट A थी, ध्यान करो, इस पर चार्ज इधर q लिखा था आपने, इधर q माइनस q। जब इस प्लेट के पास अनचार्ज प्लेट B रख दी, प्लेट B पर इंडक्शन से इधर चार्ज कितना लिया आपने q डैश, तो इधर कितना होगा -q डैश। और यहां पर q डैश बराबर -q आ रहा है, इस q डैश को तो -q लिख दो। तो इस -q डैश को क्या लिखेंगे, -q डैश। भाई माइनस को इधर लगा तो क्या फर्क पड़ा, ठीक है नहीं, तो -q डैश बराबर +q हो जाएगा। अरे इस माइनस को यहां लगा दोगे तो -q डैश बराबर +q हो जाएगा। तो यहां पर q डैश की जगह पर तो क्या लिख दो, -q, और -q डैश की जगह पर क्या लिख देंगे, q। तो नया फिगर यही आएगा, q माइनस q और ये -q और ये +q। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इस वाली सरफेस को हमने नंबर डाल दिया बच्चों, फर्स्ट इसको डाल दिया, सेकंड इसको डाल दिया, थर्ड इसको डाल दिया, फोर्थ। जरा ध्यान देना पड़ेगा इस पर। ये कंडीशन कब आई, ये कंडीशन तब है, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं। ये प्लेट थी आपकी फर्स्ट प्लेट ए, ध्यान दो, इसको चार्ज आपने प्लस कर दिया था। चार्ज हमने मान लिया चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस प्लेट के इस साइड पर चार्ज आपने कितना लिया q, और इस पर कितना आ गया q माइनस q। इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्लेट ए की पोजीशन ये हो गई। अब हमने क्या किया था, इस प्लेट के फ्रंट साइड पर ये तो q और ये q माइनस q, यहां तक क्लियर है। इसके पास सामने रख दी थी हमने कौन सी प्लेट, प्लेट B, अनचार्ज प्लेट B। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये प्लेट B, इस पर चार्ज कितना आया आपका, इस वाली प्लेट साइड पर q डैश माना था, इस पर -q डैश माना था। तो q डैश बराबर कितना लिखेंगे हम इस पर, यहां तो लिखेंगे -q और -q डैश बराबर क्या आया q, तो यहां पर लिख देंगे q। यहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये बात समझ आ गई। तो टोटल चार्ज देखो इस प्लेट पर 0 हो गया क्योंकि प्लेट B अनचार्ज है। तो
ये और ये टोटल चार्ज इस वाली प्लेट पर टोटल चार्ज 0 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमने क्या किया है, इस वाली साइड को नंबर डाल दिया फर्स्ट, इसको डाल दिया सेकंड, इसको डाल दिया थर्ड, इसको डाल दिया फोर्थ, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है। ये साइड फर्स्ट डाल दी, सेकंड डाल दिया, थर्ड डाल दिया, फोर्थ डाल दिया। नाउ वी कंसीडर ए पॉइंट P inside the plate A where net electric field must be 0। हमने कोई पॉइंट यहां मान लिया इसके अंदर P, जरा सोचो। नाउ वी कंसीडर ए पॉइंट P inside the plate A where net electric field must be 0, क्योंकि मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फील्ड 0 होना चाहिए। अब देखना जरा, इस पॉइंट पर फील्ड 4 होंगे बच्चों, 4 क्यों होंगे? तो एक तो इस सरफेस के इस वाले चार्ज के कारण होगा, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, E1 कहते हैं हम इसे। सेकंड वाले चार्ज, इस वाले चार्ज की वजह से E2 इधर होगा। ये चार्ज थर्ड वाली सरफेस के कारण माइनस का चार्ज है, और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव होता है, इधर होगा E3। E1 और E3 दोनों इधर होगा। ये चार्ज प्लस का है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव होता है। तो इस फोर्थ वाली सरफेस के कारण, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, E4 में इसे कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं E की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव होता है, तो इसकी वजह से अवे इधर हो गया, इसकी वजह से ये भी प्लस, इसकी वजह से अवे इधर हो गया। ये माइनस है टुवर्ड्स नेगेटिव, इसकी वजह से इधर हो गया। ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इधर हो गया। तो देखो E1 और E3 एक साइड है, और E2 और E4 एक साइड है दोनों। ये वाला E1, ये तो E1, ये E3 यहां पर मैंने शो कर दिया, देखो ये रहा। इस वाले सरफेस के कारण E1 ये रहा, ये, और सेकंड सरफेस के कारण E2 ये प्लस है, इसके कारण इधर है E2, मैंने ये लिख दिया। थर्ड सरफेस पर चार्ज कैसा है, माइनस का है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव होती है और टुवर्ड्स नेगेटिव होती है। नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये E3 हो गया। ये फोर्थ सरफेस के कारण ये चार्ज कैसा है, प्लस का है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा E3। अब इस पॉइंट पर, क्योंकि ये पॉइंट मेटलिक प्लेट के अंदर है, तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। और ऐसा तब होगा जब E1 प्लस E3 बराबर होगा E2 प्लस E4। जरा गौर से देखो, E1 प्लस E3 बराबर E2 प्लस E4। यहां तक बात क्लियर है। अब E1 किसके कारण है, E1 है इस वाले चार्ज के कारण। तो E1 की जगह पर लिखूंगा मैं, E1 की जगह पर लिखूंगा बच्चों सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E1 इस चार्ज के कारण है, तो E1 की जगह पर मैंने लिख दिया सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। E1 किसके कारण है, इस सरफेस के कारण है, और इस सरफेस पर चार्ज कितना है, Q - Q। और E3 किसके कारण है, इस सरफेस के कारण है, इस पर चार्ज कितना है, Q। E2 किसके कारण है, इस सरफेस के कारण, इस पर चार्ज कितना है, Q। E4 इस सरफेस के कारण है, इस पर चार्ज कितना है, Q। और E1 की जगह पर सिग्मा 1 लिखा मैंने, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E3 सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। E4 सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4 इनकी वैल्यू चाहिए। सिग्मा 1 पहले सरफेस के कारण निकालो, ये पहला सरफेस है, इस पर चार्ज कितना है, 4 सरफेस डेंसिटी बराबर होता है 4 एरिया। तो सिग्मा 1 की जगह पर Q - Q एरिया लिख दूंगा। सिग्मा 2 की जगह पर वैल्यू निकालो, सिग्मा 2 इस चार्ज के कारण है 4 एरिया। सिग्मा 3 कौन से चार्ज के कारण है, इस चार्ज के कारण है, तो प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे यहां पर फॉर्मूले में। क्यों, तो प्लस और माइनस से हमने E की डायरेक्शन देखी है, ठीक है ना। चार्ज सरफेस डेंसिटी के फॉर्मूले में प्लस माइनस नहीं लिखेंगे यहां पर। सिग्मा 4 इस चार्ज के कारण है, इस चार्ज के कारण है, तो सिग्मा 4 की जगह पर Q/A। जरा देखो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, ये सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4 की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो।
सिग्मा 1 की जगह पर q माइनस q अपॉन a, तो ये लिख दिया देखो q माइनस q अपॉन a और 2 एप्सिलॉन नॉट ये रहा। क्लियर? सिग्मा 3 ये सिग्मा 3 की जगह पर सिग्मा 3 ये रहा q अपॉन a, तो यहां पर लिखेंगे हम q अपॉन a और 2 एप्सिलॉन नॉट ये है इज इक्वल टू सिग्मा 2 ये रहा q अपॉन a, यहां पर q अपॉन a लिखेंगे तो q अपॉन a 2 एप्सिलॉन नॉट ये रहा। सिग्मा 4 q अपॉन a, सिग्मा 4 की जगह पर q अपॉन a और 2 एप्सिलॉन नॉट ये ऐसे की ऐसे लिख दिया है। यहां तक क्लियर है? तो जरा चेक करो इसे, यहां पर चेक करो बच्चों, देखिएगा इस वाले टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गए, तो यहां पर क्या बचा देखो, यहां पर q माइनस q प्लस q इज इक्वल टू q प्लस q, इस q से ये q कैंसिल, 2q इज इक्वल टू q, इसका मतलब q इज इक्वल टू कितना आ गया q बाई 2। यहां तक क्लियर है? देखिए फिगर में बना रहा हूं यहां पर फिर से, ये साइड फर्स्ट थी, ये सेकंड, प्लेट ए है ये, इसके सामने दूसरी प्लेट रखी थी आपने, इस पर चार्ज q, इस पर q माइनस q था, इस पर माइनस q और इस पर q। अब इस q की जगह पर q बाई 2 लिख दो, इस q की जगह पर q बाई 2 लिखो, इस वाले q की जगह पर q बाई 2 यहां लिखो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। इसके बाद कंडीशन ये आएगी ना, ये q बाई यहां पर q बाई 2 लिखोगे तो ये कितना बचेगा q बाई 2, इस प्लेट के इस साइड पर क्या कितना आएगा q बाई 2, यहां पर कितना लिखेंगे यही q बाई 2 और इस प्लेट पर कोई चार्ज नहीं था, ये प्लेट A, ये प्लेट B, इस पर चार्ज कितना आया q की जगह पर q बाई 2, तो यहां लिखोगे तो माइनस q बाई 2 और इधर प्लस q बाई 2, ये रहा प्लस q। क्लियर है? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जिस प्लेट A को जो चार्ज दिया था आपने q, वो हाफ इधर हाफ q बाई 2, इस पर टोटल चार्ज 0 था तो इस पर इंडक्शन से माइनस q बाई 2 और ये प्लस q बाई 2। यहां तक बात क्लियर है? ये बात हमने यहां पर शो कर दी है, यहां पर शो कर दिया, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इफ प्लेट B कनेक्टेड टू द अर्थ, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात, यहां तक तो बात क्लियर है? अब वो बात कर रहा है अगर प्लेट B को हम अर्थ कनेक्ट कर देते, जैसे इस प्लेट A पर, ध्यान से सुनिएगा, इस प्लेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद q, इस पर q माइनस q, प्लेट B को 50 प्लेट थी ये, इस पर चार्ज इंडक्शन से कैसा आया था ध्यान करो, माइनस q और इस पर प्लस q। अब वो कह रहा है इफ प्लेट B इज कनेक्टेड टू द अर्थ, इस प्लेट को हम अर्थ कनेक्ट करते हैं, इफ प्लेट B इज कनेक्टेड टू द अर्थ ऐसे, तो ये प्लस चार्ज क्या चला जाएगा, क्योंकि अर्थ को कनेक्ट, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो अर्थ का पोटेंशियल होता है 0, और अर्थ का पोटेंशियल जब 0 होता है तो इस प्लेट का पोटेंशियल 0 होगा। If plate B is connected to the earth, then its potential becomes 0 because potential of earth is 0. यहाँ पर लिख दिया। If plate B is connected to the earth, so its potential becomes 0. क्यों? क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। Then positive charge plus Q, इसका जो प्लस का पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा अर्थ में। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट नहीं करता, हम कहते हैं ना जैसे इसको अर्थ कनेक्ट करेंगे तो प्लस चार्ज अर्थ में चला जाएगा। इसका सेंस ये है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन प्लेट पर आएंगे जो इसके प्लस चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? If plate B is connected to the earth, so its potential becomes 0, then the positive charge, plus Q on rear side of plate B
will take negative charge from earth, due to which remaining charge on rear side of plate B is 0. जैसे ही इस प्लेट को हमने अर्थ कनेक्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज चला गया अर्थ में। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाने का सेंस है अर्थ से नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा, प्लस का क्यू चार्ज जो है ना वो अर्थ में चला गया का अर्थ ये होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ से नेगेटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज ले लेगा, क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे जो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है कि न्यूट्रलाइज। तो इस साइड पर चार्ज कितना बचेगा 0, तो इस साइड पर जब चार्ज 0 बचेगा तो फिगर फिर से बना लिया, ये लो ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू माइनस क्यू, इस प्लेट को अर्थ कर दिया है आपने, इस वाली प्लेट को, ये प्लस चार्ज चला गया अर्थ में, इस पर चार्ज कितना बचा 0, इधर चार्ज बचेगा माइनस। यहां तक क्लियर है? इस साइड को नंबर डाल दिया फर्स्ट, इसको डाल दिया सेकंड, इसको डाल दिया थर्ड और इसको डाल दिया फोर्थ साइड डालो या मत डालो, क्योंकि यहां पर चार्ज कितना है, यहां पर चार्ज कितना है 0, क्योंकि कहां चला गया अर्थ में। ये बात हमने फिगर में नेक्स्ट फिगर में शो कर दी है। देखो जैसे ही हम इसको अर्थ करेंगे तो प्लस चार्ज चला गया अर्थ में, तो इसका चार्ज कितना बचेगा 0, इसका तो बचा ही नहीं, तो इधर कितना बचा माइनस क्यू, ये क्यू है ही, ये क्यू माइनस क्यू। यहां तक क्लियर है? नाउ वी कंसीडर ए पॉइंट, ध्यान दो, नाउ वी कंसीडर ए पॉइंट P इनसाइड द प्लेट A। इस प्लेट A के अंदर हमने कोई पॉइंट P ले लिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए 0, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से होंगे जरा चेक करो, जरा चेक करो, क्योंकि इस पॉइंट पर नाउ वी कंसीडर ए पॉइंट P इनसाइड ए प्लेट A वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। देखो जरा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे, अब 3 होंगे बच्चों। क्यों होंगे 3? एक तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर E1, फर्स्ट सरफेस के कारण E1 दे दिए, एक इस चार्ज के कारण होगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में इधर दे दिया सेकंड सरफेस के कारण। अब इस पॉइंट पर एक इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा थर्ड सरफेस के कारण, इसके कारण, तो इसका माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है थर्ड सरफेस के कारण, तो ये थी। अब इस पॉइंट पर नेट फील्ड 0 होना चाहिए, इसका सेंस क्या हो गया E2 E1 E3। ऐसा तो तभी होगा ना, रिजल्टेंट फील्ड तभी 0 होगा जब ये दोनों इसको बैलेंस कर ले। इट मींस E2 बराबर E1 E3। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मस्ट बी 0। इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इस सरफेस के कारण E2, इस सरफेस के कारण E3, और यहां पर नेट 0 तभी होगा जब E2 बराबर E1 E3 हो। यहां पर E1 E3 बराबर E1 फर्स्ट सरफेस के कारण, इस चार्ज के कारण E1 की जगह पर लिखा मैंने सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E3 की जगह पर सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है? E2 की जगह पर सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। यहां तक क्लियर? अब सिग्मा 1, सिग्मा 3 और सिग्मा 2 की वैल्यू दो। देखो सिग्मा 1 कौन से चार्ज के कारण है? इस चार्ज के कारण है। चार्ज अपॉन एरिया का फॉर्मूला लगाइए, Q माइनस Q अपॉन एरिया। सिग्मा 2 लीजिए, सिग्मा 2 इस चार्ज के कारण है, Q अपॉन A। सिग्मा 3 इस वाले चार्ज के कारण है, Q अपॉन A। प्लस माइनस फॉर्मूले में इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि प्लस और माइनस के कारण ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने शो की है। यहां तक क्लियर है? सिग्मा 1 की ये वाली वैल्यू, सिग्मा 1 की ये वाली वैल्यू हटा करके इस जगह पर रख दो। सिग्मा 1 की जगह पर क्या लिखेंगे? Q माइनस Q अपॉन A। सिग्मा 1 की जगह पर Q माइनस Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस सिग्मा 3 की जगह पर Q अपॉन A। सिग्मा 3 की जगह पर Q अपॉन A और 2 एप्सिलॉन नॉट पहले ही लिखा है। सिग्मा 2 ये रहा Q अपॉन A, सिग्मा 2 की जगह पर Q अपॉन A। यहां तक क्लियर है? तो देखिएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A
2 एप्सिलॉन नॉट ए 2 एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया। यहां तक नोट कर लिया बच्चों, सिंपल हो गया। देखिएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए 2 एप्सिलॉन नॉट ए 2 एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा q माइनस q प्लस q बराबर q, इस q से ये q कैंसिल, क्या बचेगा q इक्वल टू q, q इक्वल टू q और q माइनस q बराबर 0। भाई इसको इधर ले लो तो q माइनस q बराबर 0। यहां तक ठीक है। तो देखिएगा आइडियल कंडीशन अब क्या होगा, आपका फिगर क्या था देखो यहां पर, ये रहा, इस पर चार्ज q, इधर q माइनस q, और इस प्लेट को अर्थ कनेक्ट किया हुआ है आपने, इस पर कितना था माइनस q, बस। अब आपका रिजल्ट क्या निकला q बराबर q, स्मॉल q की जगह पर क्या लिख दो q, यहां पर क्या लिखेंगे q, यहां पर क्या लिखेंगे q बराबर स्मॉल q की जगह पर q लिखोगे तो यहां पर क्या लिखोगे यहां माइनस q, और q माइनस q बराबर 0, q माइनस q तो यहां पर कितना लिखोगे बराबर 0, और यहां पर 0 है ही, तो इसका मतलब कंडीशन क्या बचे, इधर बचेगा q और इधर बचेगा माइनस q, तो इधर तो प्लस q और इधर माइनस q। यहां तक क्लियर है? अरे भाई इसकी जगह पर 0 लिख दो तो यहां पर 0 हो गया, ये q की जगह पर कैपिटल q लिख दो तो ये रहा, माइनस q की जगह पर माइनस q, ये रहा, और इसको कर दिया यार, दिस इज द आइडियल कंडीशन ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ये आइडियल कंडीशन है बच्चों। q इक्वल टू q, q माइनस q बराबर 0, सो नो चार्ज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ प्लेट A, प्लेट A के लेफ्ट साइड पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, दैट इज होल चार्ज गिवन टू द प्लेट A इज कम्स आउट ऑन राइट साइड, जो प्लेट देंगे इस प्लेट A को चार्ज देंगे, इस प्लेट को जो चार्ज दिया है इसके पास कोई दूसरी अनचार्ज प्लेट रख करके उसको अर्थ कर देते हैं, तो प्लेट A को जो चार्ज दिया हुआ है ना पूरा का पूरा किधर आ जाएगा, इसके इस प्लेट A के राइट साइड पर जाएगा, लेफ्ट साइड पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए लिख दिया प्लेट, यहां पर लिख दिया है आपने, सो नो चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ प्लेट A, प्लेट A के लेफ्ट साइड पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, दैट इज होल चार्ज गिवन टू प्लेट A, प्लेट A को जो चार्ज दिया हुआ है वो पूरा का पूरा चार्ज कहां पर आएगा, ऑन इट्स राइट साइड, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है। क्लियर है ये बात? दिस इज द आइडियल कंडीशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आइडियल कंडीशन है पैरेलल प्लेट कंडेंसर की, पैरेलल प्लेट कंडेंसर की आइडियल कंडीशन होती है बच्चों, नोट कर लो आप। When two equal and oppositely charged conducting plates are in the form of parallel plate is called parallel plate condenser। यहाँ तक ठीक है बिल्कुल, कहना हम ये चाहते हैं, बस केवल आपको ये बात याद रखनी है कि जैसे एक प्लेट ली गई, इसको हमने चार्ज अगर प्लस कर दे दिया, ठीक है, और इस प्लेट के सामने कोई अनचार्ज प्लेट रखकर उसको अगर हम अर्थ कर देते हैं, ऐसे अर्थ कनेक्ट कर देते हैं, तो आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केवल रिजल्ट फाइनल ये निकला आपका, इसको जो चार्ज दिया हुआ है और इस प्लेट को जैसे ही अर्थ कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, जैसे ही इसको अर्थ कनेक्ट करेंगे तो इसको जो चार्ज दिया हुआ था ना प्लस का, तो वो प्लस चार्ज इधर नहीं स्प्रेड होगा, वो प्लस चार्ज इसके इनर साइड आएगा, इधर इनर का मतलब प्लेट के अंदर नहीं, फ्रंट साइड, तो ये चार्ज पूरा का पूरा चार्ज किधर चला जाएगा, राइट साइड, प्लस q चार्ज, और इस पर आएगा इंडक्शन से इधर आएगा माइनस का चार्ज, माइनस q। दिस इज द आइडियल कंडीशन ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। आप नोट कर लीजिए इसको, और इस टॉपिक को, इस वीडियो को एक दो बार देखें और फिर खुद से करके देखें, तभी आपको, और एक बार में आने लगेगा आपसे। क्लियर है? चले आइए बच्चों, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर और कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक ही बात है।
Here two metallic plates each having area A placed at a distance d apart in air and they are connected to battery of voltage V. हमारे पास दो मेटलिक प्लेटें हैं पैरेलल प्लेट, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये। area of each plate is A and separated at a distance d and these two plates are connected to the battery of voltage V. हमारे पास दो प्लेटें हैं जिनमें दोनों प्लेटों का एरिया A है और दोनों के बीच की सेपरेशन D, और इन दोनों प्लेटों को कनेक्ट कर दिया है हमने किससे, बैटरी से। ठीक है ना। तो बैटरी क्या डेवलप कर देगी, एक प्लेट पर तो पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। यहां पर लिख दिया है सो द बैटरी डेवलप्स प्लस q and माइनस q चार्ज ऑन द प्लेट्स एज शोन इन फिगर बना दिया आपने। दो मेटलिक प्लेटें हैं, हर एक प्लेट का एरिया A है और दोनों के बीच की सेपरेशन D, और दोनों को कनेक्ट कर दिया है हमने किससे, बैटरी से। तो ये बैटरी एक प्लेट पर चार्ज डेवलप कर देगी प्लस q और एक प्लेट पर चार्ज माइनस q। ठीक है ना, एज शोन इन फिगर बना लिया। नाउ फ्रॉम गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीस टू प्लेट्स, इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। प्लेट कहां है, ये मैं फिर से बनाई दे रहा हूं, यहां पर ये नहीं, एक प्लेट तो ये है और एक प्लेट भी बन जाइए, और इसको किया हुआ है हमने R। इस प्लेट पर चार्ज प्लस की कंडीशन, आइडियल कंडीशन बताई है मैंने अभी पैरेलल प्लेट कंडेंसर की, और दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन D है, एरिया इस प्लेट का A और इसका B, क्लियर है। और दोनों प्लेटों को कनेक्ट किया हुआ था आपने किससे, बैटरी से। बैटरी का वोल्टेज कितना है मेरे बच्चे, V। तो इन प्लेटों के बीच में, इन प्लेटों के बीच में जो स्पेस है ये वाली, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इस भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, इस नेगेटिव की ओर ऐसे। सो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीस टू प्लेट्स E इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, E1 प्लस E2। और E1 एक प्लेट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज होना इक्वल और अपोजिट, तो इसकी जगह पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, चार्ज सरफेस डेंसिटी, सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज सरफेस डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है, एक प्लेट का सिग्मा की जगह पर क्या लिख दिया, q अपॉन ए। यहां तक क्लियर है। सो E इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और in between two plates E बराबर होता है V अपॉन D। भाई E बराबर तो V अपॉन D होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले रिलेशन बिटवीन। फिर से मैं पैरेलल प्लेट कंडेंसर फिर से बना दे रहा हूं, यहां पर आप भी बना लो। इसको बैटरी से कनेक्ट किया है हमने, ठीक है मेरे बच्चे। ये प्लस q चार्ज है, माइनस q चार्ज, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसका वोल्टेज V, बैटरी कनेक्ट कर दिया तो अर्थ कनेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। अब प्लस q चार्ज इधर और इधर माइनस q चार्ज, इन दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन D। फिगर बना लो ठीक से, इस प्लेट का भी एरिया A और इस प्लेट का भी एरिया A, तो इन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना था, E बराबर E1 प्लस E2, आपके साइड से लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा E1 प्लस E2, और ये दोनों E सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह q अपॉन a लिख दिया है मैंने, E की वैल्यू ये रही। इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, E बराबर रिलेशन बिटवीन E एंड V, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन D। ठीक है ना, तो ये लिख दिया मैंने E बराबर V अपॉन D फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग द बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन,
इक्वल कर दो दोनों को, सो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A बराबर V अपॉन V। तो ये रहा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अरे भाई ये साइड बराबर इस साइड के है, तो ये इक्वल इसके होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ये बराबर मैंने इसके लिख दिया। हमें क्या निकालना है? कैपेसिटी। और C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। Q को तो यहाँ रखो, इस V को यहाँ ले जाओ और एप्सिलॉन नॉट A को यहाँ ले जाओ। ये तो Q है, इस V को इस वाले टर्म की जगह पर इस V को यहाँ ले जाओ और इस वाले टर्म को यहाँ ले जाओ, तो फॉर्मूला क्या बन गया? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन V। क्लियर है ये बात? यहाँ तक क्लियर है? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर C is equal to epsilon naught A upon D. If any dielectric medium is present between two metallic plates, then capacity becomes K times. अगर दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में ये चार्ज प्लस का Q और इसका चार्ज माइनस Q दिखाती है, अगर इसको हम अर्थ कनेक्शन ऐसे दिखा दें बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम कंडीशन इस तरह से शो करते हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में मीडियम क्या है? एयर और वैक्यूम है, दोनों के बीच की सेपरेशन D है। बार बार देख लेना बच्चों, इस चैप्टर में क्वेश्चंस आएंगे। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटी का फॉर्मूला ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज filled in between these two plates, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? P, इसकी कैपेसिटी क्या होगी? उस केस में इसकी कैपेसिटी में K का मल्टीप्लाई कर दो, कैपेसिटी बिकम K टाइम्स मीडियम भरा हुआ है, तो Cm से लिख दिया मेरे बच्चों एप्सिलॉन नॉट Ka अपॉन D। ये कैपेसिटी कितने टाइम्स हो गई? ये वाली कैपेसिटी। इस कंडेंसर की दोनों प्लेटों के बीच पूरी तरह से हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है, कोई इसके अंदर एयर गैप नहीं छोड़ा, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? इसको K से मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन नॉट Ka अपॉन D। यहां तक क्लियर हो गई होगी बात मेरी? So value of C is depend upon nature of medium between two plates. C is a directly proportional to K. K की वैल्यू ज्यादा होगी तो C की वैल्यू ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट, C is a directly proportional area. C is a directly proportional area. Law of parallel combination क्या कहना चाहता है ये समझाता हूं। यहां पर देखिएगा, इस रिलेशन से देखो, C की वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं, K की वैल्यू ज्यादा कर दें, एरिया ज्यादा हो तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, और दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन अगर कम है तो कैपेसिटी कम होगी, ज्यादा होगी। अरे भाई K ज्यादा कर देंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एरिया ज्यादा होगा तब भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस कम कर दोगे तब भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो C का मान बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? K की वैल्यू बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, और डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच की कम कर दो। So value of C is depend upon nature of medium present between two metallic plates. So C directly proportional, okay? C directly proportional area और directly proportional area law of parallel combination यहाँ अप्लाई करेंगे। law of parallel combination का मतलब क्या है? मैं कहना ये चाहता हूँ, ध्यान दीजिए मेरी बात पर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात लिखी है ये, मैं समझा रहा हूँ इसको। C is a directly proportional area और law of parallel combination of condenser, law of parallel combination ये होता है बच्चे, law of parallel combination ये होता है C पैरेलल में कंबाइंड कैपेसिटी जब कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो उसके लिए रिलेशन होता है C1 प्लस C2 प्लस M2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस वाले फॉर्मूले को कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हम दोनों को पढ़ाएंगे और ड्राइव करेंगे इस फॉर्मूले। एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, और मैंने यहां लिखा है लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2
ये लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज द लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कहना क्या चाहता है वो, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, तो लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हम अप्लाई करेंगे। इसका सेंस ये है कि जैसे ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ध्यान से सुनना, इस प्लेट का एरिया ए है और इस प्लेट का भी एरिया ए है, ठीक है ना। दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन डी है। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन। अब हम ये करें, इस कंडेंसर इसकी, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, इस वाले पार्ट का एरिया, ऊपर वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से का एरिया A1 कह दें और इसका एरिया A2 कह दें, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में यहां पर कोई मीडियम भर दे K1 और इस जगह पर भर दे कोई मीडियम K2। जब गौर से सुनना, तो इसका मतलब इस कंडेंसर को जब हमने कोई मीडियम डाल दिया तो इसको एरिया में डिवाइड किया है। किसमें डिवाइड किया है, एरिया में। मतलब इतने एरिया में तो भर दिया है हमने मीडियम K1 और इतने एरिया में भर दिया है मीडियम K2। तो उस केस में अगर इसको कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कर दे तो K से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन मैंने ये बोला है कि इसके इतने एरिया में, A1 एरिया में तो मीडियम डाला है K1 और A2 एरिया में मीडियम डाला है K2। तो उस केस में इस कंडेंसर की कंबाइंड कैपेसिटी क्या होगी, एरिया में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसकी कंबाइंड कैपेसिटी का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। कहना हमको ये है कि जैसे मान लो इस वाले हिस्से की, इस वाले पार्ट की कैपेसिटी C1 मान लो और इस वाले पार्ट की कैपेसिटी C2 मान लो, तो C1 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इन दोनों के बीच की सेपरेशन तो D है, तो C1 बताइए कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा। इस वाले हिस्से की कैपेसिटी C1 मानी है तो फॉर्मूला लगाओ, C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट, K की जगह पर इसका K1, एरिया A1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है D। यहां तक क्लियर है। C2 की जगह पर क्या लिखोगे, इस वाले पार्ट का की कैपेसिटी लिखेंगे तो ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे आप, तो C2 बराबर क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, K की जगह पर K2 और A की जगह पर क्या लिखेंगे हम, इस वाले पार्ट का एरिया A2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है D। क्लियर है, ये तो C1 हो गया, ये C2। अब इसकी कंबाइंड कैपेसिटी जब निकाली जाएगी तो इनको, इन दोनों को, इसको और इसको पैरेलल में लगाएंगे तो कंबाइंड कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम C1 प्लस C2। C1 की जगह पर लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट K1 A1 अपॉन D प्लस C2 की जगह पर एप्सिलॉन नॉट K2 A2 अपॉन D। क्लियर हो गई बात। तो कंबाइंड कैपेसिटी यहां से हम निकाल देंगे। पैरेलल का मतलब ये है, इसका मतलब किसी कंडेंसर की, कंडेंसर को एरिया में हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद फिर जब कंबाइंड कैपेसिटी निकालेंगे तो उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, जैसा कि मैंने दिखाया है। यहां से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेकर के फॉर्मूला निकल आए, वैल्यू क्वेश्चन निकल आए। ये बात क्लियर हो गई है, यहां तक क्लियर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आ गया, बहुत अच्छा। और भी एग्जांपल दूंगा मैं, देखो एक और, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल D। जब कंडेंसर को हम डिस्टेंस में डिवाइड करें, दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें डिवाइड करें, उसके बाद कंबाइंड कैपेसिटी जब निकालेंगे तो वो डिवाइड करके उनके सेपरेट सेपरेट कैपेसिटी इसमें कनेक्ट करेंगे सीरीज में। कैसे करेंगे कनेक्ट सीरीज में, ये देखिएगा, जैसे ये कंडेंसर, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, इन दोनों के प्लेटों के बीच की सेपरेशन D है, इस पर चार्ज Q, इस पर Q, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी मेरे बच्चे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और अगर बीच में मीडियम भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक,
डाल दो आप इसमें, क्या डाल दो के, ठीक है ना, के डाल दीजिए, दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों ये वाली डिस्टेंस तो बच्चों d1, इसमें मीडियम डाल दिया K1, और ये वाली डिस्टेंस d2 मान लो आप, इसमें मीडियम डाल दिया आपने K2 मान लीजिए। अब इस केस में इसकी कंबाइंड कैपेसिटी क्या होगी, तो अब एक काम करो, इसकी कैपेसिटी को आप C1 मान लो, अब इसकी कैपेसिटी को क्या माने C1, इसकी कैपेसिटी, ठीक है ना, और इसकी कैपेसिटी मान लो C2। C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला ये लगाइए। तो इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे C1 की जगह पर तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट K1, एप्सिलॉन नॉट K1, एरिया तो इस प्लेट का चेंज किया नहीं हमने, A अपॉन D की जगह पर क्या लिखेंगे D1, यहां तक क्लियर है। C2 की जगह पर एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन D2। अब इसकी कंबाइंड कैपेसिटी जब निकाली जाएगी तो उन दोनों को किसमें लगाएंगे, हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में। इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, तो कंबाइंड कैपेसिटी जब निकालेंगे हम तो कंबाइंड कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सीरीज वाला लगाएंगे, और सीरीज का कैपेसिटी का फॉर्मूला ये होता है कंबाइंड कैपेसिटी का 1/C1 + 1/C2। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है। तो कंबाइंड कैपेसिटी 1/C1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, ये वाले 1/एप्सिलॉन नॉट K1A, एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D1, तो D1 को मैं ऊपर लिखूं प्लस 1/C2, C2 ये रहा, 1/C2 की जगह पर क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन D2, D2 ऊपर लिख दिया। यहां तक क्लियर है। इस वैल्यू को क्या लिखें, 1/एप्सिलॉन नॉट A 1/D1 अपॉन K1, D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। क्लियर है। अब जरा गौर से देखो, इस वाले दोनों साइड को चेक करो, कंबाइंड कैपेसिटी निकालनी है तो इसको पलट दो, इसको उल्टा करो, तो CS बन जाएगा ऊपर, इसको पलटोगे तो यहां पर क्या करोगे, देखो ये वाला टर्म जाएगा ऊपर और ये पूरा ब्रैकेट आएगा इसके नीचे। इस वाले टर्म को मैं यहां लिखूं तो CS = आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। ये कंबाइंड कैपेसिटी ऐसे चेक कर लो और इसको नोट कर लो। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसका मतलब पहला कंडेंसर को जब एरिया में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जब कंबाइंड कैपेसिटी निकालोगे तो उनको कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल में, और जब डिस्टेंस में डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद जब कंबाइंड कैपेसिटी निकालोगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन लगाओगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये रहा। डिस्टेंस में डिवाइड करोगे तो कंबाइंड कैपेसिटी जब निकालोगे तो सीरीज में ऐड कर देना, और एरिया में जब डिवाइड करोगे तो कंबाइंड कैपेसिटी निकालने के लिए इसमें ऐड कर देना, पैरेलल में ऐड कर देना। नोट कर लिया आपने। चलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बच्चों, ठीक है नहीं। पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कंडेंसर नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक ये वीडियो देखते रहे आप, ठीक है।